अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज का लेक्चर नंबर 7 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और आज हमारा टॉपिक सेम वही चल रहा है, सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस। हम सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग के लास्ट 2 ऑर्गेनेलीज है जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला ऑर्गेनेली हमारे पास है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स ज़्यादातर किस में प्रेजेंट होता है? एनिमल्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये नहीं है कि सारे प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सेंट्रियोल्स की अगर हम देखें ऑर्गेनेली, ये मेम्ब्रेन बाउंड भी नहीं होती। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। ठीक है, लेकिन ये वाली ऑर्गेनेली ऑल्दो के मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की एक एग्जांपल दूं, क्लेमाइडोमोनास, ये एक एल्गी होता है। ठीक है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती हैं सेंट्रियोल्स। ठीक है, तो ये आपने एमसीक्यू के लिए भी याद रखना है कि ये एक तो ये कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ये नहीं है, लेकिन फिर भी प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती क्योंकि उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो फ्लोट कर रहा होता है। तो सेंट्रियोल्स का असल में फंक्शन ये होता है कि उसे सेल डिवीजन करनी होती है। तो ऑलरेडी उनका जेनेटिक मटेरियल क्या कर रहा होता है? फ्लोट कर रहा होता है, इसलिए वहां पे सेंट्रियोल्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ये मेन रीजन है। अच्छा, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होलो होते हैं और सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज होती है, यानी कि इनकी शेप सिलेंडर की तरह की होती हैं, मतलब लंबी होती हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है सेंट्रियोल्स का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि वो 9 ट्रिपलेट्स से मिलकर बनी होती है माइक्रोट्यूबुल्स की। और माइक्रोट्यूबुल्स जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये लास्ट टाइम हम लोग ने साइटोस्केलेटन में भी देखा था, 2 हम लोगों ने उसमें स्टडी किया था, माइक्रोट्यूबुल्स को और माइक्रोफिलामेंट्स को। ठीक है, ये उन्हीं की बात हो रही है। अब सेंट्रियोल किससे बनता है? वो 9 ट्रिपलेट्स से बनता है माइक्रोट्यूबुल्स की। अब ये पॉइंट जरा गौर से सुन लें। ट्रिपलेट्स यानी कि 3, ठीक है, और 9 ट्रिपलेट्स होंगी इसके स्ट्रक्चर में। 3 माइक्रोट्यूबुल्स 9 होंगी जो इसके साथ अटैच हुई होंगी। ठीक है, एनिमल सेल्स के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होती हैं, न्यूक्लियस के बाहर ये प्रेजेंट होती है। उस वक्त साइटोस्केलेटन में भी हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस के साथ होती है माइक्रोट्यूबुल्स और माइक्रोफिलामेंट सेल के इर्द गिर्द होती है, अंदर होती है लेकिन इर्द गिर्द होती है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये न्यूक्लियस के साथ प्रेजेंट होती है, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर होती है। ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये न्यूक्लियस के बाहर क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि इसका फंक्शन होता है कि इसने स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन करनी होती है। अब स्पिंडल फाइबर्स क्या चीज़ है, ये हम लोग चैप्टर नंबर 5 में हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे, किस तरह सेल डिवीजन होती है, किस तरह स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है काइनेटोकोर से। तो ये सारा कुछ हम लोग उस वक्त पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्योंकि एनिमल सेल्स के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, तो उसको कलेक्टिवली हम लोग नाम दे देते हैं सेंट्रोसोम का। ठीक है, एनिमल सेल्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन सेल्स को सेपरेटली स्टडी नहीं किया जाता क्योंकि उनके रिजेम्बलेंस काफ़ी हद तक एनिमल सेल्स की तरह की होती है, तो इसलिए ह्यूमन सेल्स में भी असल में 2 सेंट्रियोल्स ही होते हैं। तो जब हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो उस वक्त भी ये पॉइंट आने कि किस तरह से सेंट्रियोल्स सेल डिवीजन में हेल्प आउट करते हैं, तो उस वक्त आपने ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, कुछ सेल्स में ये होता है कि ये इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला। ये भी ऑर्गेनेलीज की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं? उनकी फॉर्मेशन करते हैं सिलिया और फ्लैजेला की। जैसे कि सिलिया की अगर बात करूँ, पैरामीशियम एग्जांपल आती है। पैरामीशियम में इस तरह से सिलिया की फॉर्मेशन होती है। और पैरामीशियम आपने बायोलॉजी में आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा, बायो की लैब में कुछ इस तरह फुट लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो पैरामीशियम का ऐसे होता है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द इस तरह से प्रोजेक्शंस निकलती हैं, उसको सिलिया कहते हैं। ठीक है,
और फ्लैजेला यूजुअली कहाँ पे फॉर्म होता है? यूजुअली बैक्टीरिया में इसकी फॉर्मेशन होती है। जैसे सपोज ये बैक्टीरिया, ये स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, ये स्ट्रक्चर मैंने आगे बनाया हुआ है, ये सेंट्रियोल है। मैंने आपको बताया था कि ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होती है 9 माइक्रोट्यूबल्स की, ठीक है। जैसे ये ट्रिपलेट्स 3 प्रेजेंट है, ट्रिपलेट्स की फॉर्म में है ना, और टोटल ये काउंट करें तो ये 9 है, तो ये पूरा क्या बनेगा? सेंट्रियोल बन जाएगा। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये मैंने माइक्रोट्यूबल्स बनाई है, ये असल में इस तरह से पीछे होलो होती हैं, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से पीछे होलो होता है। मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, ठीक है। ऐसे करके होलो स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस तरह से ये फिर क्या करती है, मिलके सारी बनाती है। ये फ्रंट व्यू बनाया हुआ है, इसलिए मैंने सिर्फ राउंड्स बना दिए। असल में ये क्या है, माइक्रोट्यूबल्स है जिनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और ये ट्रिपलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट, और टोटल कितनी है? 9 है। तो ये क्या बना है? सेंट्रियोल। और अगर क्योंकि हम एनिमल सेल्स की बात करें तो एनिमल सेल्स में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, और 2 सेंट्रियोल्स को कलेक्टिवली हम लोग नाम दे देते हैं सेंट्रोसोम का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। नेक्स्ट आ जाती है, लास्ट हमारे आ जाती है ऑर्गेनेली, वो है वैक्यूल्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो स्टडी किया था लाइसोसोम्स में, उसमें हम लोगों ने वैक्यूल स्टडी किए थे कि किस तरह से लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज करता है वैक्यूल के साथ और उसके अंदर डाइजेशन करता है। क्योंकि वैक्यूल के अंदर फूड का मटेरियल होता था, तो लाइसोसोम ने क्या करना होता था, आगे फर्दर डाइजेशन करनी होती थी, ठीक है। तो ये उसी वैक्यूल की बात हो रही है। वैक्यूल क्या होती है? ये फ्लूइड फिल्ड सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हम लोगों ने 2 पढ़ी हैं अभी तक। एक तो ये है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, और दूसरा लाइसोसोम्स है, वही जिसके साथ वो फ्यूज करते हैं। लाइसोसोम्स भी क्या थे? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या होता है, उनके साइटोप्लाज्म में बहुत ज्यादा वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब प्लांट सेल क्या करता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो स्मॉल जो वैक्यूल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाते हैं वाटर को। जब स्मॉल वैक्यूल्स एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को, तो एक सिंगल लार्ज वैक्यूल बन जाएगा प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। इस तरह से बनता है, और इस स्टेट में क्या है, सेल्स को कहते हैं कि वो टर्जिड हो गए। टर्जिड का मतलब होता है मतलब बहुत हार्ड हो गए हैं, और टर्जिडिटी वगैरह ये सारा कुछ हम लोग इसी चैप्टर में आगे फर्दर डिटेल के साथ पढ़ेंगे, किस तरह सेल्स टर्जिड होते हैं, फ्लैसिड होते हैं, नॉर्मल में किस तरह रहते हैं। तो ये सारा कुछ हम लोग सब डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरह से ये टर्जिड हो रहे हैं। अब कुछ सेल्स में क्या होता है कि वैक्यूल्स का ये भी फंक्शन होता है कि वो मटेरियल्स को अंदर लेके जाते हैं सेल के अंदर, बाहर से, ठीक है। किसकी फॉर्म में? वैक्यूल की फॉर्म में। मटेरियल्स वही आ जाते हैं जैसे कि फूड है, ठीक है। सेल के बाहर फूड मटेरियल है, वैक्यूल क्या करेगा, उसको उसके साथ फ्यूज होके जो है वो सेल के अंदर एंटर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद लाइसोसोम्स के साथ वही फंक्शन करेगा, डाइजेशन होगी वैक्यूल के अंदर, और स्मॉल पीसेस में फूड मटेरियल क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ठीक है। वो वेस्ट को भी एलिमिनेट करने में हेल्प आउट करता है। बॉडी सेल बॉडीज जो होती है ना, सेल यानी कि सेल की बात ये हो रही है, उसमें ये वेस्ट को एलिमिनेट करने में भी इनका जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी हैं, ये पूरी एक डायग्राम बना दिया आपकी बुक में। स्टार्टिंग में ये डायग्राम पहले बनी हुई हैं, ठीक है, और उसके बाद सारे ऑर्गेनेलीज बताए हुए हैं। मैंने आपको पहले सारे ऑर्गेनेलीज बताए हैं, फिर डायग्राम बताइए, ताकि आपको एटलीस्ट पता हो कि सारे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, किस तरह उनकी फंक्शनिंग हो रही है, तो फिर ही आपको समझ आएगी। वरना स्टार्टिंग में आपको बता देती तो आपको समझ नहीं आनी थी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लेबलिंग की हुई है सेल वॉल की। हमें पता है जो आउटर लेयर होती है वो क्या होती है, सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल, जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है, एनिमल सेल्स में नहीं होती। अंदर वाली लेयर क्या थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हम लोगों ने उस वक्त देखा था कि सेमी परमिएबल के तौर पे भी एक्ट करती है, और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी स्टडी किया था, तो हमने प्रॉपर स्ट्रक्चर भी बनाया था कि किस तरह से होता है
तो डायग्राम भी मैंने आपको बना के दिखाई थी, ठीक है। नेक्स्ट आती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने देखा था कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था कि आपने प्रोटोप्लाज्म के साथ मिक्स नहीं करना। प्रोटोप्लाज्म में अगर तो बात हो रही है कि अंदर वाले सेल मेम्ब्रेन के अंदर का पूरे हिस्से की बात हो रही है न्यूक्लियस के साथ, तो वो होगा प्रोटोप्लाज्म। लेकिन अगर न्यूक्लियस को निकाल के और सेल मेम्ब्रेन की अंदर वाली जितने भी पार्ट की बात करें तो वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, जिसके अंदर ज्यादातर क्या होती है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ये लेबलिंग है, ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। हम लोगों ने देखा था कि प्लांट्स में प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, उनमें से एक टाइप हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट की पढ़ी थी जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प आउट करती है, ठीक है। इस साइड पे मैंने सेंटर में हमारे पास प्लांट सेल के अंदर क्या है, वैक्यूल। मैंने आपको बताया था ना कि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा साइड में होता है, क्योंकि इसके सेंटर में क्या बना होता है, वैक्यूल होता है, जो अभी अभी हम लोगों ने स्टडी किया है, ठीक है। ये साइड में हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस के अंदर के बाद बाहर कहाँ से, हमने बताया था ना मैंने आपको कि न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम्स की सिंथेसिस होती है, ठीक है, उसी की बात हो रही है। तो आगे हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसके अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, वो लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट आता है गोल्जी अपरेटस, जो कि गोल्जी अपरेटस ने क्या करना होता था, गोल्जी अपरेटस जो कि मॉडिफाई करता था मॉलिक्यूल्स को, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मॉलिक्यूल्स वगैरह आते थे उसको क्या करता था, मॉडिफिकेशन उसकी करता था, ठीक है। मॉडिफिकेशन के बाद आगे हम लोगों ने लाइसोसोम्स पढ़े थे। लाइसोसोम्स यानी कि गोल्जी अपरेटस के बाद जो गोल्जी वेसिकल्स बनते थे वो क्या होते थे, वो एक प्राइमरी लाइसोसोम होता था। फिर फर्दर आगे डाइजेशन होनी होती थी, वो इसके अंदर वो किस तरह से होती, जब वो वैक्यूल के साथ यूज करता था तो फर्दर आगे फूड की क्या होती थी, डाइजेशन हो जाती थी, ठीक है। ये हम लोगों ने सारे ऑर्गेनेलीज पढ़े हैं। इसके अलावा एनिमल सेल की बात करें तो इसके अंदर बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ मैंने आपको सेंट्रियोल्स की अलहदा से बताया क्योंकि वो प्लांट सेल्स में नहीं होते यूजुअली, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स एनिमल सेल्स में मैंने आपको इसलिए अलहदा से बना के दिखा दिया कि प्लांट एनिमल्स में क्या होते हैं, 2 सेट्स होते हैं ना सेंट्रियोल्स के। तो ये बस लेबलिंग बताइए, बाकी सारी लेबलिंग सेम वैसी है, वो बाकी सारी ऑर्गेनेलीज भी वैसे ही हैं, इसलिए मैंने दोबारा नहीं बनाए, ठीक है। तो ये असल में पेपर में जब आएगी आप डायग्राम सपोज के एनिमल या प्लांट सेल की बनाएं तो आपने अगर सपोज खाली एनिमल सेल की आ जाती है तो आपने सारे ऑर्गेनेलीज बनाने होंगे, ठीक है। मैंने आपको बस सिर्फ इसका बता दिया अलहदा से। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अभी भी हमारा ये टॉपिक ये वाला सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस वाला कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हम लोग आगे फर्दर इसको स्टडी करेंगे। लेकिन हमारी जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं और सेल के जो कंपोनेंट्स हैं वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं आज, ठीक है। सेल का आपको अब सारे अंदर के कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेलीज के बारे में सारा कुछ पता लग गया, उनके फंक्शनिंग के, उनके स्ट्रक्चर के बारे में सारा कुछ पता लग गया। ये पूरा जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ये सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और MCQs भी हैं। ये सारे आपने अच्छे तरीके से सारे याद करने हैं, ठीक है। और इसमें से कोई भी नहीं छोड़ना क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जब भी पेपर में कोई लॉन्ग क्वेश्चन में कोई आएगा, इसमें से कोई ऑर्गेनली आएगी तो आपने डायग्राम लाजमी बनानी होगी, ठीक है, ऑल्दो कि वो क्वेश्चन में पूछे या ना पूछे, ठीक है। तो आपको नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा एक और लिंक नीचे दिया हुआ है, वो एक प्रोडक्ट स्टोर है, वहाँ से वो भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपने बाय करनी होगी तो वहाँ से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।